जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2019 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड यानी अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रॉकेट और स्पेस के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे आगे का डिस्कशन जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रॉकेट क्या है। पहले तो सैटेलाइट को स्पेस में भेजना रहता है, लॉन्च करना रहता है। तो उसके लिए ही तो इसको लॉन्च कैसे करें, हाउ क्वेश्चन आया ना कि कैसे लॉन्च करें, तो उसको लॉन्च करने का जो प्रोसेस होता है वही ये रॉकेट करता है। सैटेलाइट्स को अर्थ से स्पेस में कौन ले जाता है, तो रॉकेट ले जाता है। तो ये कैसे होता है, तो ये तो हमने देख लिया कि रॉकेट या लॉन्च व्हीकल के जरिए होता है। लेकिन उससे सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम सैटेलाइट को भेजें, सैटेलाइट को हम स्पेस में भेजें ही क्यों। तो इस क्यों का उत्तर पहले जान लेते हैं। अब देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले के एक सड़क पे, एक लोकेशन पे आप खड़े हैं। वहाँ पे आपने देखा कि कुल 7 लोग, ठीक है, इधर से 3 उधर से 4, ये लोग आपस में क्या होते हैं, लड़ाई करते हैं। या आपने ये सीन पूरा देखा क्योंकि आप उसी लोकेशन पे एट अ टाइम हैं। तो उसी समय पे आपका एक दोस्त है पड़ोस में ही, जो अपने घर पे, ये ऊंचा घर है इसका, ठीक है, यहाँ तीसरे मंजिल पे अपने छत पे वो खड़ा है। उस जगह से उसको मेन रोड के साथ साथ एक ये रोड, एक इधर का रोड, एक इधर सामने का रोड, 3-4 गलियां भी उसे दिख रही हैं। तो उसने क्या देखा था कि ये जो 4 हैं ये ABCD है मान लीजिए, और ये है XYZ। तो ये XYZ तो जो थे वो इस गली से आए थे, ठीक है, इस गली से आए, और जो ABCD थे वो इस गली से आए, और ये भी गुस्से में थे और ये भी गुस्से में थे। यहाँ आकर के इन दोनों में लड़ाई हुई। यानी उसने काफ़ी कुछ उसने देखा। इस सीन के पहले की भी चीज़ें उसने देखी, लड़ाई होने के पहले की चीज़ें भी देखी। यानी वो कैसे देख पाया, क्योंकि उसको यहाँ इतनी ऊंचाई पे जा करके, यानी अपनी छत पे से वो ऑब्जर्व कर सकता था 4 गलियों को। तो 4 गलियों को ऑब्जर्व करके उसने देखा कि हाँ, यहाँ से और यहाँ से लोग आ रहे हैं तेज़ी से, वो लोग गुस्से में हैं, अब ये लड़ाई ही करेंगे। वो पहले ही से आभास उसको हो गया था। तो क्यों हो गया, क्योंकि वो एक हाइट पे है। क्या है, हाइट। तो मेजर फैक्टर यहाँ पे क्या आपको दिखाई दिया, हाइट। और वही चीज़ आप उसी लोकेशन पे, इसलिए आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हाइट पे जा करके कई लोकेशन को ऑब्जर्व कर ले रहा है। यानी हाइट पे होने की वजह से वो बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जो क्यों आपने पूछा, वो इसीलिए सैटेलाइट को क्या किया जाता है, ऊंचाई पे भेजा जाता है, हाइट पे। और इसी हाइट को अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बोलें या स्पेस के भाषा में बोलें तो वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो किसी भी सैटेलाइट को एक फिक्स पॉइंट पर, एक फिक्स ऊंचाई पर, एक फिक्स एल्टीट्यूड पर उसे भेजा जाता है और वहाँ पे उसे स्थापित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, हाइट जितना बढ़ाएंगे, ठीक, और ऊंचाई पे जाएंगे तो और ज़्यादा जगह को आप कवर कर लेंगे, और ज़्यादा जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। तो यही अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के बारे में या और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक, या यूँ कह सकते हैं कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना होता है, सैटेलाइट को हाइट पर स्पेस में भेजना होता है। क्यों से आपको एम पता चल गया, उद्देश्य पता चल गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि क्यों भेजना होता है स्पेस में, ठीक। सैटेलाइट को इसीलिए भेजा जाता है कि जिससे पूरे अर्थ को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता सके कंट्रोल रूम पे। दूसरी चीज़ ये कि अर्थ तो हमारा मूव करता रहता है, लगातार गतिमान रहता है। अब इसमें देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये लगातार गतिमान है, ठीक। यह सन के भी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ में यह अपने भी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इसका ये आप जानते हैं कि यहाँ एक नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। तो हमें जो भी ऊपर हम भेजते हैं हाइट पे, अब हाइट के भेजने का मतलब क्या हुआ, हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड, ठीक, एल्टीट्यूड। यह होती है स्पेस की भाषा में, इसको एल्टीट्यूड कह सकते हैं आप, हाइट को। बस इतना जानिए। जैसे आप जानते हैं ना कि लॉन्गिट्यूड होता है ऐसे और लैटिट्यूड होते हैं ऐसे, ठीक, उसी तरीके से एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। जब यहाँ से ऊपर किसी चीज़ को हम भेजते हैं तो एल्टीट्यूड में होगा, और जब हम भेज दिए किसी सैटेलाइट को
मान लीजिए यहाँ पे एक सैटेलाइट है, अब ये यहाँ पे यहीं पे नहीं रहेगा क्योंकि पृथ्वी तो गतिमान है, ये आगे बढ़ेगी, तो इसको भी चाहिए एक ऑर्बिट जिसमें ये गति करे। इसके मूवमेंट का, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ ये गति करेगा या मूव करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए नॉर्थ और साउथ पोल या तो इसके अकॉर्डिंग करे, या फिर ये जो हमारा एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या है, ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ है पोल है और ये साउथ पोल है, या तो इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करे, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमे, या फिर इसके विषुवत रेखा के, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर है। अब आप थोड़ी देर के लिए हम आपको मेले में ले चलते हैं, चलिए मेला घुमाते हैं। मेले में आप झूला देखे होंगे कि एक झूला होता है वो बच्चों वाला, जहाँ पे घोड़े की गाड़ी होती है और ये ऐसे ऐसे लगी होती है, तरह तरह की गाड़ियाँ, और ये ऐसे मूव करती है, ठीक, हॉरिजेंटली। और एक झूला होता है, एक झूला आपने देखा होगा कि ऐसे मूव करता है, ये बड़ा वाला झूला ऐसे मूव करता है। तो उसी तरीके से अगर नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा इसके सापेक्ष, तो कैसा मूवमेंट होगा? तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, या फिर ऐसे होगा। तो यानी ये कौन सा ऑर्बिट बनाया? ये ऑर्बिट कहलाया आपका पोलर ऑर्बिट, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन से है, इसलिए ये पोलर ऑर्बिट कहलाता है। समझिए ध्यान से इस चीज़ को, ये पोलर ऑर्बिट। और अगर इक्वेटर के सापेक्ष ऐसे इसका मूवमेंट होता है, ये ऐसे, इसका ऑर्बिट यूँ बनता है, ठीक, ऐसे ऑर्बिट बनता है। चूँकि हम ऐसे मैनुअली ऐसे बना रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही सुंदर आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या है। तो यह है, इसके अकॉर्डिंग अगर बन रहा है। आप कुछ चीज़ें इसमें हम आपको डिलीट करते हैं, जैसे ये आपको पोलर वाला हम बता दिए हैं। अब ये मूवमेंट आप देखिए, ये मूवमेंट जो आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, यह है विषुवत रेखा इन इक्वेटर। अब इक्वेटर के इस तरीके से डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या? इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो इसको जो ऑर्बिट मिला, यानी ऑर्बिट तो हमें देना पड़ेगा गतिमान रखने के लिए सैटेलाइट को, जिससे इसको फॉलो करता रहे। भाई जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक बता नहीं पाएगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को दे नहीं पाएगा। क्योंकि आपको अगर किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं ना। मान लीजिए इसके बारे में कलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वही हमें भी सैटेलाइट को क्या कराना होगा, फॉलो कराना होगा। तो चाहे तो इस डायरेक्शन से, चाहे तो इस डायरेक्शन से, ये होता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट अगर विषुवत रेखा के इर्द गिर्द हो। और अगर पोल के इर्द गिर्द होता है तो पोलर ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के बारे में कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं। ऑर्बिट के टाइप्स इतने होते हैं, हाइट के हिसाब से ये टाइप्स हैं। ये टाइप्स क्या है, हाइट के हिसाब से। लो अर्थ ऑर्बिट इसको कहते हैं, इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट इसको कहते हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हाइट के हिसाब से ये अलग अलग टाइप्स हैं ऑर्बिट्स के। यानी कम ऊंचा अगर भेजते हैं सैटेलाइट को, मान लीजिए हम 200 किलोमीटर तो नहीं लेकिन 500 किलोमीटर मान लेते हैं, और उसका 2000 किलोमीटर तक, ठीक, इसके अंदर अगर भेजते हैं 500 किलोमीटर से 2000 या 200 किलोमीटर से 2000 के बीच में अगर हम भेजते हैं इस ऊंचाई के बीच में, तो वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि ज़्यादा ऊंचे पे नहीं है। और इसमें क्या होगा, ऐसे ऑर्बिट में मान लीजिए ये ऐसे और ऐसे जा करके ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रहा है तो लो अर्थ ऑर्बिट हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये मुश्किल से 2 घंटे या 4 घंटे पूरा कर लेता है एक चक्कर अपना, ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर अपना ये पूरा कर लेता है कम समय में। और लेकिन ये एमईओ क्या होता है और जीएसओ क्या होता है, पहले जीएसओ देख लें। जीएसओ होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कैसे बनेगा, तो वो ऑर्बिट जो होगा, जैसे ये आपको मैंने बताया था ना 0 डिग्री 0 डिग्री, ये इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर के अगर इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन कैसे, ठीक, ऐसे। तो अगर ऐसे घूमता है या फिर यूँ समझ लीजिए ऐसे घूमता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये इस मूवमेंट में जो है ये विषुवत रेखा के ऊपर नीचे इर्द गिर्द किसी भी डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन इसका जो पीरियड होता है, पीरियड वो इसके रोटेशन के, पृथ्वी के रोटेशन के बराबर होता है। पृथ्वी का रोटेशन कितने देर में होता है, 24 घंटे के अंदर, या यूँ समझ लीजिए 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा और 56 मिनट में होता है, या 4 सेकंड भी लगते हैं इसमें, ठीक। तो 23 घंटा 56, यही समय में जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में होता है, जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में होता है उसको भी यही पीरियड लगता है एक चक्कर पूरा करने में। तो यानी इसको इतना टाइम लगा,
अब इसका हाफ समय लगता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, यानी लगभग 12 घंटा। और 12 घंटे से कम समय लगेगा लो अर्थ ऑर्बिट वालों में। लो अर्थ ऑर्बिट जिसका होगा उसको इससे कम समय लगेगा, यानी 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, जो भी ले लीजिए। और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसको हम सेमी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कह सकते हैं, क्योंकि इसका ठीक हाफ होता है, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। 11 घंटा, 12 घंटा इस तरह का टाइम इसमें लगता है। और ये जीईओ क्या है? जीईओ इसी का एक पार्ट है, जीएसओ का ही, इस ऑर्बिट का ही, जिसका एक पीरियड यानी एक चक्कर लगाने में जो समय है वो 24 घंटा पूरा लगता है जीएसओ का, तो उसका ही एक पार्ट होता है जीईओ। और जीईओ क्या करता है? जीईओ वही डायरेक्शन फॉलो करता है। जीएसओ तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, सैटेलाइट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा ऑर्बिट लेके, लेकिन जीईओ जो होगा वह वही डायरेक्शन फॉलो करेगा जो अर्थ का होगा। यानी कि ये जैसे विषुवत है और जैसे घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके, वैसे ही ये भी फॉलो करेगा, सेम डायरेक्शन फॉलो करता है जीईओ। तो ये होता है जीईओ, जीएसओ का एक पर्टिकुलर पार्ट है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया ऑर्बिट वगैरह के बारे में। तो इसमें 24 घंटे का 35,786 किलोमीटर की हाइट इसकी होती है। यह आपको मैंने बताया 500, 2000 जो भी मान लीजिए, इसका जो है 20,000 तक की ऊंचाई इसकी होती है, ठीक। और इसकी जो होती है 35,786, इससे या 36,000 तक मान लीजिए इसकी ऊंचाई यह होती है। और उससे भी ज़्यादा हाइट पे अगर भेजा जाता है सैटेलाइट को तो ये एचईओ का कैटेगरी होता है, यानी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। और अगर 40,000, 42,000 को क्रॉस कर जाएगा सैटेलाइट, इस ऊंचाई को क्रॉस कर जाए, यानी 42,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को भी क्रॉस कर जाए, तो वो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाता है। किस में आता है? हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इतना चीज़ें मैंने लिख दिया, शायद अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ तक हमने सारे ऑर्बिट के बारे में, क्या हाइट है और क्या पीरियड लगता है, क्या टाइम लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में, ये अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये एसएसओ क्या है, जो हमने आपको बताया था पोल के बारे में, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है सैटेलाइट का, उसे कहते हैं एसएसओ। एसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। हम लिख नहीं रहे हैं, बातों को बता रहे हैं, आप चाहें तो इस चीज़ों को सुन करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय मुझे आपको बहुत से फैक्ट देने हैं, इसलिए हर चीज़ मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको हर चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो सन सिंक्रोन, ये पोलर ऑर्बिट, जो अभी आपको मैंने पोलर ऑर्बिट नॉर्थ और साउथ का बताया था, इसके अकॉर्डिंग जब मूवमेंट होती है तो वो ऑर्बिट कौन सी कहलाती है? पोलर ऑर्बिट। अब इसी पोलर ऑर्बिट में जब सैटेलाइट भेजा जाता है तो किसके थ्रू भेजा जाता है? तो वो कहलाता है पीएसएलवी रॉकेट। पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाता है। उसके थ्रू पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो आइए आगे की चीज़ें भी हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो रॉकेट और लॉन्च व्हीकल, अब इसी के बारे में हम पढ़ लें, चूँकि ऑर्बिट के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए जिसके जरिए हम लॉन्च करते हैं उसके बारे में देख लें। तो ये होते हैं, एक होता है पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इसको कहते हैं पीएसएलवी और ये होता है जीएसएलवी। पीएसएलवी 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, जबकि ये 4th जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम जान लें। इसमें जो आप ये देख रहे हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी, ठीक, लिफ्टिंग कैपेसिटी जो होती है यानी कितने तेज़ी से उसको लिफ्ट करेगा, तो उसके लिए क्या होता है? फ्यूल लगता है। क्या लगता है? फ्यूल। अब फ्यूल के जो है 4 स्टेजेज में वो बर्न होते हैं फ्यूल। जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा उतनी ज़्यादा जो होगी उसमें से थ्रस्ट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? तो थ्रस्ट जो होती है वो एक तरह का बल है जो कि उसे ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करता है, ठीक, अपलिफ्ट करेगा और ऊंचा गया, 3rd स्टेज में और भी ऊंचा गया। इस तरीके से वो जो है फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा और थ्रस्ट उत्पन्न होगा। थ्रस्ट क्या करेगा? रॉकेट को अपलिफ्ट करेगा या पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो इसमें देखिए अल्टरनेट प्रोसेस होते हैं। ये जो फ्यूल के फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म? पहले में सॉलिड फॉर्म होता है, फिर सेकंड में लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, यानी अल्टरनेट प्रोसेस होता है और फिर उस हिसाब से अपलिफ्ट होता है रॉकेट। अब इसमें आप ये भी समझिए कि पॉपुलर पेलोड्स क्या हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी देख लीजिए, 230 से लेकर 320 इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसके बीच में। तो हम यहाँ 3 वेरिएंट्स के बारे में आपको दिखाए हैं, जी, सीए और एक्सेल। जब लिफ्टिंग कैपेसिटी 230 टन की होती है, जब लिफ्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 230 टन की होती है, तो उसे जेनरिक कहते हैं। अब इसका जो होता है सीए का,
CA में लगभग 290-95 तक होता है, 290-95 टन तक का इसकी कैपेसिटी होती है। और एक्सेल का होता है 320। G से जेनरिक होता है, CA से होता है आपका कोर एलोन होता है, और एक्सेल से आपका एक्सटेंडेड लेंथ होता है। इसका मतलब अब ये आपको वेरिएंट्स यानी एक तरह से आप समझिए मॉडल होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन होता है, ये चीज़ होता है लिफ्ट करने का वेरिएंट्स। अब ये पॉपुलर पेलोड्स क्या होता है, पेलोड्स की भी अपनी कैपेसिटी होती है। और ये पेलोड है क्या, दरअसल पेलोड ही जो है सैटेलाइट है, जो कि उसमें क्या है इनकैप्सुलेटेड है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है रॉकेट का, अभी हम आपको दिखाएंगे फिगर में, तो आप देखेंगे कैप्सूल के फॉर्म में होता है, कुछ कोन के फॉर्म में होता है, कोन के फॉर्म में, उसी में इनकैप्सुलेटेड होता है क्या, सैटेलाइट। और इसी सैटेलाइट को क्या कहते हैं, पेलोड, पेलोड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी भी कैपेसिटी होती है, कितनी होती है इसकी कैपेसिटी, PSLV की कैपेसिटी 1750 किलोग्राम तक की होती है, यानी 1.75 टन, ये समझ लीजिए। ठीक, यह होती है। अब इसमें पेलोड यानी सैटेलाइट, तो हम ये देखें पॉपुलर पेलोड्स इसके कौन कौन से हैं, जो चंद्रयान 1 है एक, और एक मॉम है, और एक कार्टोसैट 2A। तो इसमें देखिए चंद्रयान 1 का कब हुआ था प्रक्षेपण, तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, सफल प्रक्षेपण था। मॉम का मतलब क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगल ग्रह की कक्षा में भेजने का इसका ये मिशन था। तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 5 नवंबर 2013 में, 5 नवंबर 2013 में ये हुआ था। कार्टोसैट 2A ये भी सफल रहा, मंगलयान वाला भी। अब कार्टोसैट 2A सहित वाला ये क्यों फेमस है, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसने एक साथ 101 विदेशी उपग्रहों को साथ में ले जाने का भी रिकॉर्ड इसने बनाया। 100 से अधिक उपग्रहों को साथ में ले गया, 100 से अधिक सैटेलाइट्स को ये साथ में ले गया विदेशी। तो इसलिए यह कब हुआ था, यह आपका 15 फरवरी 2017 में हुआ था, 15 फरवरी 2017 में। तो ये तीनों आपने देख लिया। अब इसको हम सेकंड वाला आप इसका देखें, इसमें क्या क्या है, ये 3 स्टेज, जैसे इसमें 4 स्टेजेस फॉलो करता है, ये 4 जनरेशन वाला 3 स्टेजेस में ही कंप्लीट कर लेता है, और वो भी इससे हैवी होता है, और फ्यूल जो होते हैं इसमें ज़्यादा टन के फ्यूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। जैसे देखिए 3 स्टेजेस में क्या होता है, कैसे फ्यूल इसके बर्न होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ये इंजन जो है ये CE यानी क्रायोजेनिक इंजन, ये नए तरीके का इंजन होता है जिसमें जो है इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। इसमें देखिए कितनी कैपेसिटी होती है, लिफ्टिंग कैपेसिटी, तो 414 से लेकर 640 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है। उसके वेरिएंट्स यानी अलग अलग मॉडल समझ लीजिए, तो उसके वेरिएंट्स MK1, MK2, MK3, ये 3 हमने आपको दिखाया है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी कौन है, MK3 है, MK3 है सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी। पॉपुलर पेलोड में देखिए तो इसमें भी MK1, MK2, MK3 की अलग अलग कैपेसिटी होती है। MK1 की तो आपकी 1500 से लेकर के 1800 किलो तक का होता है MK1 की। ठीक, और MK2 की अगर देखें, MK2 की अगर हम बात करें 2 की, तो उसकी 2500 सैटेलाइट की पेलोड की, पेलोड मतलब सैटेलाइट, ठीक, सैटेलाइट को तो ले जा रहा है तो पेलोड वही है। तो सैटेलाइट कितना हैवी ले जा सकता है, तो 2500 kg, 2.5 टन तक की। और अगर हम MK3 की बात करें, MK3 की, तो वो कितना ले जा सकता है, तो 4 टन तक की। और इसके जो पॉपुलर पेलोड्स कौन कौन से हैं, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2, इनसेट सीरीज, एजुसेट, जीसेट। इसमें क्या है, ये इनसेट जो होता है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनसेट जो होता है कम्युनिकेशन से यानी संचार उपग्रह होता है। जो भी हम टेलीविज़न देख रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रसारण की हो रही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इनसेट सीरीज़ के थ्रू ही होता है। अब चंद्रयान 2 क्या है, यह मिशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये पहले हम रॉकेट के बारे में हमने आपसे कहा था ना कि आपको दिखाएंगे, तो ये आ गया आपका रॉकेट, ये है GSLV MK3, इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें ही हमारा चंद्रयान 2 है, ये जो कैप्सूल वाला साइज, कौन साइज में आप देख रहे हैं, इसी में इनकैप्सुलेटेड है चंद्रयान 2। देखिए कहाँ है चंद्रयान 2, तो ये हमने इसको ओपन करके आपको दिखा दिया, ये है आपका चंद्रयान 2। अब ये सारे जितने लगे हुए हैं सब फ्यूल हैं, सब में फ्यूल है, ठीक है, सब बर्न होंगे और ये अपलिफ्ट करेगा। इनके बर्न होने से क्या होगा, ये अपलिफ्ट करेगा और हाइट पे जाएगा और हाइट पे जाएगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो ये जितने फ्यूल इसमें रखे हैं, और कैसे ये प्रोसेस होता है तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये है, देखिए ये दो जो हैं ये S200 कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं,
ये जो साइड में आपके लगे हैं ये S200 कहलाते हैं। यानी 200 का मतलब 200 से ऊपर का, यानी 205 टन का इसका वेट होता है। ठीक, यानी 205 यानी 410 यही हो गया। फिर ये बीच में L110 होता है 110 ये हो गया, यानी 500 से ऊपर तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है 500 टन से ऊपर हो जा रहा है। तो इसमें देखिए ये पहले जो S200 है ये बर्न हुआ तो इससे अलग थ्रस्ट उत्पन्न हुआ, और थ्रस्ट क्या करता है, पुश करता है रॉकेट को। थ्रस्ट क्या करेगा, थ्रस्ट ही तो रॉकेट को पुश करेगा, हाइट देगा और ज़्यादा ऊंचाई देगा जिससे वो लिफ्ट होकर के और ऊपर जाए। और इसी तरह L110 दूसरे वाले स्टेज में होता है। फिर क्रायोजेनिक स्टेज आता है जिसमें हाइड्रोजन और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो जल करके इतना बल उत्पन्न करता है, इतना ज़्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करता है। अब बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितने सेकंड में बर्न होता है और कितनी इसकी जो है एरिया होती है, कितना इसका लेंथ होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रयान के बारे में बात हो रहा है तो चंद्रयान के बारे में देख लें। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब और कहाँ हुआ और किस प्रक्षेपण यान के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया। तो 22 जुलाई 2019 को इसका प्रक्षेपण हुआ। कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। और यह किसके थ्रू किया गया, तो रॉकेट कौन सा था, तो GSLV Mk3 इसके जरिए। इस रॉकेट को चूँकि इसमें हैवी से हैवी जो है वो ले जाया जा सकता था। कितना हैवी, तो हमने बताया ना आपको कि 4 टन तक का पेलोड ले जाया जा सकता है, तो इसलिए इसको फैट बॉय भी कहा गया और बाहुबली भी नाम दिया गया इसे। ये क्लियर हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखें, चंद्रयान 2 मिशन की असफलता का क्या कारण है। तो 6 से 7 सितंबर की मध्य रात्रि लैंड करने से 2.1 किलोमीटर ऊपर ही संपर्क टूट जाता है कंट्रोल रूम से। जब वो लैंड करता है तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, किसको, विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन जब वो 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, सतह से मात्र इतनी ऊपर रहता है, तभी अचानक संपर्क टूट जाता है। तो यही असफलता का मेन कारण है। अब आइए चंद्रयान 2 की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये चंद्रमा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं चंद्रमा है, ठीक। चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर था वो अब इसकी चक्कर लगाएगा, ठीक है। और उसमें से निकलेगा क्या, विक्रम लैंडर, जो इसके दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाके लैंड करेगा इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसको हम जब विक्रम लैंडर को स्पष्ट रूप से बता दें, यह है विक्रम लैंडर, बड़े रूप में देखिए यही है विक्रम लैंडर। ये चारों तरफ से ऐसे पैक है और इसमें एक दरवाज़ा से ओपन होगा जहाँ से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। कैसे होगा ये, तो ये देखिए सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों से ये क्या होगा, इसका दरवाज़ा ओपन होगा और ये स्लाइडर के जरिए ये क्या होगा, प्रज्ञान रोवर है, यही प्रज्ञान रोवर है, यहाँ से ये निकलेगा। ये देखिए इसका बड़ा रूप, ये है प्रज्ञान रोवर। रोवर क्या करेगा, रोवर यहाँ पे जो सतह है चंद्रमा की उस पर ये ऐसे ऐसे चलेगा, 500 मीटर की दायरा है, ऐसे दायरे में ये चलेगा और वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन उसकी सतह के बारे में, चंद्रमा के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को भेजेगा। तो ये सारी चीज़ें थी प्रक्रिया में, लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि विक्रम लैंडर से क्या हुआ, संपर्क टूट गया। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर का क्या नाम था। अब देखिए लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था। क्यों रखा गया, लैंडर मतलब कि जो कि चंद्रमा पर लैंड करने वाला था, रोवर मतलब जो कि घूमेगा, यानी घूम करके सारी तस्वीरें भेजेगा। ये पृथ्वी है, ठीक। अब ये है चंद्रमा, चंद्रमा पर ये लैंड करना था विक्रम लैंडर को, और इसमें से ये प्रज्ञान रोवर निकला जो कि मूव करेगा, घूमेगा सतह पे। तो लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया, मशहूर भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम नाम रखा गया, ठीक है। और रोवर का मतलब जान रहे हैं घुमक्कड़ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण कब करने की योजना है, तो 2022 में करने की योजना। अब अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ये अंतरिक्ष में गगनयान प्रक्षेपण से पहले रोबोट को भेजने की योजना है, तो वह रोबोट का नाम क्या रखा गया है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो उस रोबोट का नाम व्योममित्र है। क्या नाम है, तो व्योममित्र, और यह एक महिला रोबोट है। कैसा है, महिला रूपी रोबोट है। अब आगे PSLV C45 के जरिए, अभी PSLV के बारे में मैंने आपको सारा चीज़ बताया था कि जब पोल टू पोल जो मूवमेंट होता है या फिर जो उसका रिवॉल्विंग होती है तो वो होती है PSLV के जरिए, ठीक है। तो एमीसैट के साथ 28 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कब किया जाए, तो 1 अप्रैल 2019 को। एमीसैट है क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इसका प्रक्षेपण किया गया।
और इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है इसका विकास किसके लिए किया गया, तो DRDO के लिए, ठीक है, DRDO के लिए किया गया। और यह इसका काम क्या रहेगा कि अंतरिक्ष में रहकर ये दुश्मन के राडार के संबंध में जानकारियां प्रदान करेगा और एक जासूस की तरह, किसकी तरह, जासूस की तरह अंतरिक्ष में देश की आंख और कान बन करके रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 22 मई 2019 को PSLV C46, अभी C45 था, उसका प्रक्षेपण कब हुआ, 1 अप्रैल 2019, और मई में ही, अगले ही महीने में क्या हो गया, PSLV C46 से प्रक्षेपण किया गया। किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया, तो ये रीसेट RISAT रीसेट 2B का, ये रडार इमेजिंग, RI से रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह रीसेट श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है, ठीक है, तीसरा उपग्रह। इससे पहले 2009 में, अप्रैल 2009 में रीसेट 2 का प्रक्षेपण किया गया। अब देखिए रीसेट 1 से पहले आप देख रहे होंगे रीसेट 2 का प्रक्षेपण क्यों किया गया, तो आतंकी हमला जो मुंबई में हुआ था 2008 में, तो उसी के बाद जो है 2009 में यह रीसेट 2 का प्रक्षेपण किया गया था। इसके बारे में थोड़ा और जान जाएं कि आखिर ये रीसेट 2 भी है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करेगा, ये जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी निगरानी करेगा। आतंकी शिविर जहाँ पे हैं उनकी गतिविधियों पे ये नज़र रखेगा, एक्टिविटीज़ पे नज़र रखेगा, और साथ साथ में कृषि, वानिकी एवं आपदा राहत में भी ये सहायक सिद्ध होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। PSLV C47, हमने 45, 46 देखा, अब 47 भी अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। PSLV का कार्टोसैट 3 का प्रक्षेपण कब किया गया, तो इसका उत्तर क्या है कि इसका प्रक्षेपण जो है वो 27 नवंबर 2019 को किया गया। और इसके साथ यह जो है कार्टोसैट की कौन सी, 9वां उपग्रह, कार्टोसैट का ये 9वां उपग्रह है। और 13 अन्य नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, अमेरिका के 13 अन्य नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न, PSLV की 50वीं उड़ान कब हुई और कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो इसमें देखिए 50वीं उड़ान है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। 50वीं उड़ान 27 नवंबर को इसका प्रक्षेपण C47, और ये 50वीं उड़ान है तो ये C48 हो गया। तो C48 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से किया जाता है प्रक्षेपण, तो यहाँ से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये इसका नाम क्या है, रीसेट 2BR1, रीसेट 2BR1। और इसके साथ 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया गया। यह भी रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति क्या है। 2 तरह का हमने बताया, एक ऑपरेशन शक्ति, एक मिशन शक्ति, इसको समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि 11 मई 1998 को जो पोखरण में परीक्षण हुआ था उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, जबकि इसरो और DRDO ने मिलकर ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट मिसाइल, कौन सी, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT का जो प्रक्षेपण किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसने क्या किया था कि 300 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में ही निचली कक्षा में, ठीक है, स्थित अपने ही देश का एक सैटेलाइट, लाइव सैटेलाइट था, उसको अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया निशाना बना करके ASAT ने। यह एक सफल परीक्षण था। तो इसरो और DRDO का एक गुप्त मिशन था ये, और इस गुप्त मिशन का नाम था मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल, जिसका उत्पादन कौन करती है, फ्रांस। तो पहला राफेल विमान 2019 में प्राप्त हुआ भारत को, ये आ गया हमारा राफेल विमान, ठीक है। यह 8 अक्टूबर 2019 को वायुसेना दिवस के दिन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वाइस चीफ मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ये फ्रांस गए हुए थे, और हैंड ओवर सेरेमनी के जरिए ही यह विमान, राफेल विमान प्राप्त हुआ। और यह विमान प्राप्त होने पर, और ये कंपनी कौन सी बनाती है, तो इसको बनाती है डेसॉल्ट एविएशन। इसको कौन सी कंपनी बनाती है, तो डेसॉल्ट एविएशन। और विमान प्राप्त होते ही पहले रक्षा मंत्री ने क्या किया, इसका शस्त्र पूजन, विधिवत शस्त्र पूजन किया, और आधे घंटे तक उसमें उड़ान भी भरी। हम राफेल के बारे में कुछ जान जाएं, तो राफेल के बारे में क्या, ये देखिए राफेल आ गया। तो 23 सितंबर 2016 को हुआ था समझौता भारत और फ्रांस के बीच में। 59,000 करोड़ रुपए में कुल फ्रांस को जो है 36 राफेल विमान सप्लाई करने थे, 59,000 करोड़ रुपए में। राफेल का अर्थ होता है तूफान, और ये तूफान की तरह ही है। 1 मिनट में ये 60,000 फीट ऊंचाई तक चला जाता है, 60,000 फीट ऊंचाई पे
1 मिनट में चला जाता है और इसकी गति भी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है और इसके वजन उठाने की क्षमता जो होती है 24,500 किलोग्राम है और इसमें मीटियार सिस्टम लगा और स्काल्प मिसाइल, तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखें। स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खंडेरी को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो कुछ ये भी जान जाइए कि पनडुब्बी यानी सबमरीन, इसको क्या कहते हैं? सबमरीन कहते हैं, ठीक। और आप जान रहे हैं कि ये जितने भी जल से रिलेटेड शिप होते हैं वो कहाँ यूज किया जाता है? या तो नौसेना में, इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी, ठीक है, या फिर भारतीय तटरक्षक बल, ठीक, भारतीय तटरक्षक बल के लिए। तटरक्षक मतलब क्या हो गया? यानी इंडियन तट से कोस्ट और ये रक्षक है तो गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। या तो ये इंडियन नेवी के लिए जब यूज किया जाए शिप को तो उसको क्या कहेंगे? INS। इंडियन नेवी के लिए जब यूज किया जाता है तो INS, इंडियन नेवी शिप, और इसके लिए जब यूज किया जाता है तो शिप को तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको कहते हैं ICGS, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक को कहते हैं और शिप तो ICGS। तो इस तरह से अगर कोड में अगर लिखा होगा शिप का नाम तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन नेवी के लिए है या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। कोस्ट गार्ड क्या करते हैं? तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। हमारे भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं ये, ठीक है, ये सब जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब इसमें देखिए पनडुब्बी खंडेरी, यह क्या? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना में कब शामिल हुई, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यह है हमारी पनडुब्बी, यह आ गई पनडुब्बी, ठीक। तो इसका उत्तर यह है कि 28 सितंबर 2019 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया। 28 सितंबर 2019, ये डेट आपको ध्यान रखना होगा। और स्कॉर्पियन श्रेणी की ये दूसरी पनडुब्बी है खंडेरी, जिसका समुद्री परीक्षणों के लिए जलावतरण 12 जनवरी 2017 में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2017 में, और 2019 में 28 सितंबर को इसे शामिल कर लिया गया भारतीय नौसेना में। आइए अगला प्रश्न से इसके बारे में और डिटेल जानते हैं कि आखिर स्कॉर्पियन श्रेणी है क्या, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि स्कॉर्पियन श्रेणी की सभी 6 पनडुब्बियों का क्या नाम, यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी में कुल 6 पनडुब्बियाँ हैं। इससे आपको पता चल गया 6 पनडुब्बियाँ, जिसमें से दूसरी पनडुब्बी अभी आपने खंडेरी को देखा। तो सभी पनडुब्बियों के बारे में देखिए कब किसका जलावतरण हुआ और जलावतरण के बाद ही शामिल किया जाता है। जलावतरण क्यों होता है? समुद्री परीक्षण होता है जलावतरण। जल में उतारा जाता है, जल के अंदर भेजा जाता है और तब उसके बाद जब वो साल 2 साल पूरा समय बीत जाता है 2 साल का, तो उसके बाद जा कर के इसे नौसेना में शामिल किया जाता है। तो INS कलवरी पहला था, INS कलवरी। यह अप्रैल 2015 में इसका जलावतरण हुआ और 2017 में 14 दिसंबर को इसे शामिल किया गया। दूसरा भी खंडेरी के बारे में हमने आपको बताया कि जनवरी 2017 में इसको क्या किया गया? जलावतरण किया गया और फिर इसे शामिल कर लिया गया परीक्षण के बाद 2019 में। अब INS करंज है तीसरा, इस श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, जो कि जनवरी 2018 में इसका जलावतरण हो गया, लेकिन अभी 2019 तक इसका अभी वो नहीं किया गया, ठीक है। INS वेला चौथी है, 6 मई 2019 को इसी वर्ष यानी 2019 में ही 6 मई को इसको जलावतरण कर दिया गया है। और 2 और इस श्रेणी की 2 अन्य पनडुब्बियाँ हैं, वगीर और वाक्सीर, ठीक है। तो ये 6 आपने देख लिया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। INS नीलगिरी का जलावतरण कब किया गया? अब INS यहाँ लिखा है, अभी हमने आपको डिटेल में बता दिया था कि INS क्या हो गया? इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप। तो नीलगिरी का जलावतरण कब किया गया? तो 28 सितंबर 2019 को ही मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, इसको शॉर्ट फॉर्म में MDL कहते हैं। तो वहाँ के डाक यार्ड में रक्षा मंत्री और उनकी पत्नी और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह की उपस्थिति में INS नीलगिरी का जलावतरण किया गया, ठीक है। यह रडार की पकड़ में आसानी से आने वाला युद्धपोत नहीं है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखें, 15वां प्रश्न क्या है? ICGS। अब देखिए यहाँ ICGS लिखा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो ICG वो शिप है तो ICGS हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ICGS वराह औपचारिक रूप से तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया, यह पूछ रहा है। तो इसके बारे में देखिए, यह आ गया हमारा वराह, आ गया ना तट पे वराह।
अब इसमें क्या उत्तर कि 25 सितंबर 2019 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में, कब, 25 सितंबर 2019, थोड़ा डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए किसी जगह पे, एक समारोह में स्मृति पट्टिका का अनावरण कर ICGS वराह को तटरक्षक बल में शामिल किया और यह L&T द्वारा निर्मित है। तो आज हमने डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न देखे और साथ साथ में हमने साइंस से रिलेटेड यानी स्पेस से रिलेटेड और सैटेलाइट से रिलेटेड बहुत से प्रश्न देखे। तो ये सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे, 2019 के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।